नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक का। इसी के अंदर चैप्टर 6 की हम शुरुआत कर चुके थे पिछले लेक्चर के साथ ही। पिछला लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो हमारा खनिज और ऊर्जा जो संसाधन चैप्टर था, उस खनन के दौरान हमने जो कुछ भी पृथ्वी से निकाला उस सबको कैसे काम में लेना है, उसका विनिर्माण कैसे करना है, उसका दोबारा से निर्माण कैसे करना है, यानी विनिर्माण उद्योग, यानी कि सेकेंडरी जो सेक्टर होता है वो सारा इसमें हम पढ़ रहे हैं। यानी इसमें उद्योगों की यानी फैक्ट्री या मिल की बात होगी और एक एक उद्योग को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम कागज से लेके, सूती से लेके और लोहा इस्पात के बड़े कारखानों तक हम चीजों को देखने वाले हैं। और इसमें उस अन्याय की भी बात करेंगे जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, क्योंकि हमारे अधिकतर उद्योग आज हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद ही डेवलप हुए हैं, लेकिन कुछ उद्योग आज़ादी से पहले डेवलप हो गए थे जब अंग्रेज यहाँ हुआ करते थे। तो ऐसा क्या कारण था, आज के इस मजेदार लेक्चर में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। तो बने रहे लास्ट तक। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग और इसका सेकेंड लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले कि उद्योग जो है उनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, वो कैसे बने और किस किस आधार पर बने। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो उत्पाद के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले किसके आधार पर देखेंगे, उत्पाद के आधार पर देखेंगे। बस इनके नाम देखेंगे हम, इनको ज्यादा डिटेल से ना तो पूछा गया है और ना आपको करना है, क्योंकि ये सारणी हम उस किताब के अंदर उद्योगों का वर्गीकरण पूरी तरह से, वो कौन सी किताब, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जैसे शुरू हो रही थी, उस किताब के अंदर हमने एक सारणी को देखा था जो उद्योगों का वर्गीकरण पेश कर रही है। तो मैं ज्यादा समय इस उद्योगों के वर्गीकरण में नहीं लेकर मैं आपको उद्योग पढ़ाने पे लूंगा। देखिए क्या है उद्योग वर्गीकरण, उत्पाद आधारित है। सबसे पहले तो हम उत्पाद के आधार पर देखेंगे, दूसरा आपको सिर्फ यह पकड़ना है कि कच्चे माल के आधार पर देखेंगे, और तीसरा देखेंगे प्रकृति के आधार पर। यानी उद्योग जो है उत्पादन की दृष्टि से कितने प्रकार के हैं, पहली बात हम ये करने वाले हैं। दूसरी बात कच्चा माल, उन्हें रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, इसकी बात हम करेंगे। फिर उनकी प्रकृति क्या है, उनके गुण क्या है, ये हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि खनिज जब हमने देखे थे, क्या पढ़े थे हमने, खनिज और ऊर्जा संसाधन जब हम देखे थे, तो खनिज को जब हम निकालते थे तो हम 4 चीजों से उसकी पहचान करते थे। कितनी चीजों से पहचान करते थे कि खनिज ठोस है या नहीं है, खनिज द्रव है या नहीं है, खनिज के अंदर गैस है या नहीं है, खनिज का रंग कैसा है। ये सब देखकर हम किसी भी खनिज की पहचान कर लेते थे कि ये खनिज है। किसी भी खनिज को खनिज होने के लिए उसमें खनिज के गुण होना जरूरी है, उसमें ठोस, द्रव, गैस आदि, रंग आदि चीजों से हम उसका पता किया करते थे। तो ये खनिज किस प्रकार का है, इसमें कौन सा गुण है इन चारों में से, वो कहलाती है प्रकृति। तो प्रकृति प्रकार को हम देखने वाले। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्पाद के आधार पर। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पाद के आधार पर, किनके उत्पाद के आधार पर, उनके उत्पाद के आधार पर भी किया जाता है। जैसे एक तो वो उद्योग जो मूल पदार्थ उद्योग है, मूल वस्तु को बनाते हैं, मतलब जो वस्तु है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग लाते हैं, मूल वस्तु को बना देते हैं। एक वो उद्योग जिसमें पूंजी बहुत लगती है, वो कहलाते हैं पूंजीगत उद्योग। क्या कहलाते हैं, पूंजीगत। एक उद्योग तो ऐसा है कि आसानी से शुरू हो जाए, एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो पूंजीगत उद्योग होता है। मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो 2 जगहों से वस्तुएं लाकर अपने आप को डेवलप करते हैं, मध्यवर्ती उद्योग होते हैं। उपभोक्ता पदार्थ उद्योग, एक वो उद्योग होते हैं जो निजी जीवन में या फिर प्रति व्यक्ति के जीवन में जो वस्तुएं काम आती है उनको बनाने का कार्य करते हैं। तो 4 तो ये किस प्रकार से पढ़े हमने, उत्पाद के आधार पर। मैंने पहले ही कहा कि मैं इनमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब में पढ़ चुके हैं। उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी इनको बांटा जाता है, यानी रॉ मटेरियल के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे कृषि आधारित उद्योग, यहां मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे गन्ना है, जिसका एग्जांपल हमने पहले भी लिया है। गन्ना है, इस गन्ने से चीनी बनाई जाएगी, तो ये उद्योग होगा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। इससे गुड़ बनाया जाएगा,
तो भी ये उद्योग होगा किस पर आधारित, कच्चे माल पर आधारित। अब गन्ना कहां से मिलता है, तो कच्चे माल में गन्ना जो है कृषि से मिलता है। कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है। यानी कि कच्चे माल में पहला कृषि आधारित उद्योग है। पहला कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें गन्ने की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गन्ना। यहाँ आप ढेर सारे उदाहरण ले सकते हो। गन्ने के अलावा हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने गेहूं ले लिया। गेहूं से हम क्या बना रहे थे, बिस्किट बना रहे थे, बिस्किट। तो एग्जाम्पल काफी आपको याद है, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। तो ये कृषि आधारित उद्योग होते हैं। कैसे होते हैं, कृषि आधारित उद्योग होते हैं। इनके अंदर कृषि के उत्पाद ही काम में लिए जाते हैं। यानी कि वह उद्योग हम पढ़ रहे हैं कच्चे माल पर आधारित। किस पर पढ़ रहे हैं, कच्चे माल पर आधारित उद्योग वे उद्योग है जो बिना कच्चे माल के चल ही नहीं सकते। ऐसा तो कोई उद्योग नहीं है जो बिना कच्चे माल के चल जाए, लेकिन जो मोस्टली ऐसे उद्योग होते हैं जो 1 मिनट भी नहीं चल सकते बिना कच्चे माल के, यानी तुरंत ही चाहिए उनको माल। जैसे गन्ना एक दिन नहीं आता, दूसरे दिन खराब हो जाता है तो उद्योग बंद हो जाता है तुरंत ही। तो ऐसे उद्योग जो तुरंत सिर्फ कच्चे माल पर आधारित रहते हैं, गुड़ और चीनी बनाने के जो कारखाने हैं वो सब। वन आधारित उद्योग, वन आधारित में वो उद्योग होते हैं जो वन की लकड़ियां, वन के जड़ी बूटियों से संबंधित उद्योग होते हैं, जो दवाइयां वगैरह बनाने के उद्योग होते हैं, ये सब वन आधारित उद्योग होते हैं। इसके बाद आता है खनिज आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो मिनरल्स पर डिपेंड रहते हैं। कौन से हो सकते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा आयस्क यानी कच्चे लोहे पर निर्भर है। हमने ढेर सारे खनिजों की बात की, जितने भी खनिज आ रहे थे वो जहां शुद्ध किए जाते हैं, जैसे कि तांबा जो है राजस्थान में मिल रहा था, तो खेतड़ी झुंझुनों से तांबा निकाला जा रहा था। तो पास ही आपने पढ़ा कि खेतड़ी झुंझुनों के पास ही झुंझुनों में ही जो है तांबे का परिशोधन केंद्र है, यानी वहां तांबे को शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही हमने जब पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस को पढ़ा, जब हमने देखा कि जहां से जैसे नूरिस्तान, नूरमाटी स्थान हमने असम का पढ़ा, बैरोनी हमने बिहार का पढ़ा, और यहां से नारकटिया क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों से तेल जो है प्राकृतिक तेल यानी खनिज तेल शुद्ध होने के लिए जाया करता था। यानी एक स्थान पर निकाला गया है, दूसरे स्थान पर उसे शुद्ध किया गया है। वो जो उद्योग होते हैं जो कच्चा माल कहां से प्राप्त कर रहे हैं, खनिजों से प्राप्त कर रहे हैं, वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी उद्योगों द्वारा जो कच्चा माल है उस पर निर्मित आधारित उद्योग भी होते हैं जो पूरी तरह से उन पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, निर्मित उत्पादों के आधार पर, किसके आधार पर, निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर हम देख रहे हैं। किसके आधार पर देख रहे हैं, प्रकृति के आधार पर। और ये 8 प्रकार है, ये थोड़ा समझने वाला है। यानी प्रकृति के आधार पर उद्योगों की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 8। पहला होता है धातु क्रम, यानी धातु, मिश्रित धातु बनाई जाती है इसमें। ये वो उद्योग जो मिश्रित धातु बना देते हैं, मिश्रित धातु, मिश्रित धातु जैसे बॉक्साइट वगैरह हो गई, जैसे मैग्नीज मिला दिया किसी के अंदर, फिर लोहा इस्पात बन जाता है, कोका मिला दिया, तो मिश्रित धातु का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, ये ऐसी यंत्रों वाली जो मशीनें हैं उसका निर्माण करते हैं। रासायनिक और संबद्ध उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जो वह पदार्थ जिसके गुण धर्म को आदि को बदलकर रासायनिक यानी इंटरनल गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग कपड़ों से संबंधित होते हैं। तो ये सीधे सीधे नाम याद करने हैं आपको। आगे देखिए, खाद्य संसाधन, यानी खाद्य की वस्तुएं बनाते हैं। खाद्य उद्योग क्या है, जो खाद्य की वस्तुएं बनाता है। रासायनिक क्या है, जो रासायनिक से संबंधित बनाता है। धातु उद्योग धातु से संबंधित वस्तुएं बनाता है। अगर वन उद्योग लिख दूं तो वनों से संबंधित चीजें बनाता है, यानी कच्चा माल कहां से, वनों से लाएगा। विद्युत उत्पादन उद्योग, यानी कि लाइट के बल्ब वगैरह, वायर वगैरह, ये सब कुछ बनाता है विद्युत उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और चीजें बनाता है। संचार उद्योग, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब कुछ बनाता है। तो ये 8 कोई बड़ी बात नहीं है, प्रकृति के आधार पर यानी अपने गुणों के आधार पर हमने इसको बांटा है। तो ये चीजें तो उस किताब में भी है। अब शुरू हो रहा है एक्चुअल चैप्टर जो इस किताब के अंदर आता है, ठीक है, वो है भारत में औद्योगिक विकास का इतिहास। अब इस बात को हमें अच्छे से समझना है। भारत में अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो कोई खास नहीं था। जब भारत गुलाम हुआ करता था, जब भारत औपनिवेशिक हुआ करता था, जब भारत दासता से परिपूर्ण रूप से पूरी गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उस समय अंग्रेज यहां एक भी उद्योग नहीं लगा रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वो उद्योग लगाए जो माल यहां खराब हो जाया करता था। यानी अंग्रेजों ने जब गुलामी का दौर हमारा चल रहा था तो हमारे यहां 2 तरह के उद्योग लगाए। एक तो वो उद्योग लगाए
जो यहाँ से माल ले जाने के बाहर जाके बनवा के लाने में खराब हो जाते थे। यानी अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज करते थे, औद्योगिक विकास की बात हम कर रहे हैं, अंग्रेज क्या करते थे, जो भारत में रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो निकलता था, उस कच्चे माल को ब्रिटेन भेजते और वहां से वो माल तैयार होता था और तैयार होके पुणे भारत लौटता, यानी कच्चे माल का सीधा निर्यात कर देते, किसको, ब्रिटेन। और वहां कौन होते थे, वहां वही लोग होते थे, और वहां से फिर भारत को आयात करवाते, वहां से भारत को क्या करवाते, फिर खरीदवाते। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कच्चा लोहा यहां से निकला, झरिया स्थान से कोयला निकला, आदि चीजें निकली, तो वो सही लोहा इस्पात बनने के लिए लोहा ऐसक जो था वो यहां से कहां जाता था, यहां से ब्रिटेन जाता, और ब्रिटेन से हम वापस खरीदते तो भारतीयों की जेब से दुगुना तिगुना चौगुना पैसा निकाला जाता था। इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया से पीतल का चिड़िया बन के रह गया। तो ये स्थितियां ऐसी थी हमारे सामने कि अंग्रेजों की ये जो नीति थी, व्यापार करने की जो नीति थी, वो कुछ इस प्रकार से थी कि भारत के जो उद्योग है वो डेवलप ही नहीं हो पाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ कच्चा माल ऐसा था, जैसे गन्ना जो है उसको बाहर भेज के जूस मंगवा सकते हैं क्या, नहीं मंगवा सकते। तो ऐसी चीजें उन्होंने भारत में ही डेवलप की, उनका उद्योग उन्होंने भारत में ही खोला। ऐसे में सूती वस्त्र भी आ जाता है, ऐसे में कागज का उद्योग भी आ जाता है। तो ये सारे उद्योग जो है, जूट उद्योग भी आ जाता है, तो जूट उद्योग हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ। एक तो वो उद्योग जो चीज जाती थी और वहां से आते आते खराब हो जाती थी या जाते जाते खराब हो जाती थी, तो मजबूरी में अंग्रेजों ने उद्योग भारत में लगाए। एक तो उस तरह के उद्योग। दूसरा किस तरह के उद्योग होंगे, दूसरा वो उद्योग, कोई वस्तु जो है उसकी डिमांड भारत में बहुत ज्यादा है और उसकी कीमत हम ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे सीमेंट, सीमेंट की कीमत हम ज्यादा नहीं रख सकते। तो मान लो कि यहां से उन्होंने भेजा, ब्रिटेन गया सीमेंट बनने के लिए, और ब्रिटेन से कट्टे भर भर के यहाँ आए, ब्रिटेन से जो है भर भर के ट्रक, ट्रेन भर भर के यहाँ आए मालगाड़ियों में, और उसको यहाँ हम सेल आउट करते हैं, तो उतना पैसा नहीं मिलता था। इसलिए सीमेंट से संबंधित उद्योग भी उन्होंने कहाँ लगाए, भारत में। अभी हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं कि उन्होंने 7-8 ऐसे उद्योग लगाए भारत के अंदर जो भारत में लगाना उनकी मजबूरी थी। इसके अलावा अंग्रेज कतई ही नहीं चाहते थे कि भारत जो है अपनी औद्योगिक नीति बनाए, इसलिए पहली औद्योगिक नीति भी उन्होंने बनाई। पहला उद्योगों के विकास के बारे में चर्चा उन्होंने जब की, जब उन्हें लग गया कि हमें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, और हमें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ से भागना पड़ेगा, तो क्यों ना इनको एक ऐसा लॉलीपॉप दिया जाए, ऐसी आइसक्रीम दी जाए जिसे ये चूसते रहे और मजे लेते रहे। तो ऐसा बार बार कह दिया जाता था कि हम उद्योगों को डेवलप कर रहे हैं, हम आपके लिए नीति बना रहे हैं, ये देखो हम ये उद्योग लगा रहे हैं। जबकि भारत जब तक आजाद नहीं हुआ तब तक भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ। आज जितने भी ढेर सारे उद्योगों को हम देखने वाले हैं, और वो सारे उद्योग जब डेवलप हुए जब हम आजाद हो गए। अधिकतर में आप सन देखेंगे बाद में, लेकिन आज जो उद्योग हम पढ़ने वाले हैं 7 या 8 उद्योगों को हम पढ़ते हुए याद भी करेंगे, और हम देखेंगे कि वो सारे ही उद्योग जो आज हम देखने वाले हैं वो सारे के सारे कब बने, आजादी से पहले बन गए थे, मजबूरी में बनाए गए। माल खराब हो जाता था लाके आने में, इसलिए बनाए गए। बाहर से लाते और भेजते करते तो सस्ता जो है बिकता था, ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता था, इसलिए वो उद्योग लगाए। जो उद्योग वास्तव में कच्चा माल महत्वपूर्ण था वो सीधा उसको निर्यात यानी कि बाहर भेज देते और उसी चीज को तैयार करवा के भारत में लाते। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय लोग नहीं जानते थे। आज तो नासा से बढ़कर हमारा इसरो काम कर रहा है। नासा जिस चीजों को एक्सपेरिमेंट करके चांद पे मंगल ग्रह पे कुछ कुछ चीजें भेजा करता था, GSLV PSLV सब भेजा करता था, लेकिन इसरो नहीं जानता था। लेकिन इसरो ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया और आज हम चंद्रयान 3 के माध्यम से ये पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि किसी भी काम को सीखा जा सकता है, किसी भी काम को किया जा सकता है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज इसरो जैसी चीजें जो डेवलप किए वो सब आजादी के बाद हुआ, ये तो अभी की देन है इसरो तो नेहरू जी के समय में। तो आज जो चीजें हम देख रहे हैं वो चीजें हमने सीखी है, लेकिन अंग्रेजों के समय भारत में कुशल श्रमिक नहीं थे, कुशल वैज्ञानिक नहीं थे, यानी वो मजदूर नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी नहीं थे, वो अच्छे डॉक्टर भी नहीं थे, वो अच्छे शिक्षक भी नहीं थे जो किसी चीज को समझ के कर सकते थे।
इसका मतलब यह नहीं कि भारत ज्ञानी नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारत बहुत कम, लेवल उसका बहुत नीचे था। अभी अभी 5 साल पहले की मैं बात करूं, जब आप तो छोटे होंगे, 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन 5 से 6 साल पहले गांवों के अंदर लगभग 50% लोगों के बैंक के अंदर खाते नहीं थे। अब आप सोचो भारत किस तरह तरक्की करता। एंड्रॉयड मोबाइल जो आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होता है, 50% क्या 70% लोगों के पास नहीं हुआ करता था, और आज भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है गांव के अंदर, जो उस प्रौढ़ अवस्था को पार कर चुके हैं, वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। न्यू जनरेशन तो 7वीं 8वीं में ले लेता है। तो हम उन चीजों को नहीं समझ पाते थे, हम श्रमिक जो थे वो कुशल नहीं थे भारत के अंदर, इसलिए हम किसी चीज को सीख नहीं पाए। लेकिन जब हम आजाद हुए, हमने इस चीजों को डेवलप किया, और अंग्रेज हमें ये चीजें सिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जाते जाते डर के माध्यम से उन्हें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तब वो कुछ कुछ करके गए। और आज हम उन्हीं उद्योगों की बात करेंगे जो आज़ादी से पहले लग गए। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत में औद्योगिक विकास का इतिहास की अगर बात करें तो औपनिवेशिक काल में भारत में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। मैंने आपको यही बताया अभी कि जब भारत गुलाम था, औपनिवेशिक मतलब गुलाम था, उस समय जो है उद्योगों का विकास नहीं हुआ, ना ही उद्योग डेवलप हुए थे, न ही उद्योग आगे बढ़े थे, इसलिए इतनी रफ्तार उद्योगों की जो है वो नहीं बन पाई। अंग्रेजों की नीति भारत विरोधी थी। अंग्रेज जो भी नियम बनाते थे, जो भी मेथड बनाते थे, जो भी कानून बनाते थे, वो भारतीयों के विरोध में होते थे। अंग्रेजों ने कभी भारत का हित नहीं किया। कोई आपको कह दे कि अंग्रेजों ने बहुत हित किया, सब कुछ उनके स्वार्थ के लिए किया उन्होंने। अगर कोई व्यक्ति, मुझे भी एक जना कह रहा था कि सर ऐसा है कि अंग्रेज नहीं होते तो ये बड़ी बड़ी टनल नहीं बनती। टनल मतलब पहाड़ों को काटकर बीच में से रास्ता निकालना। अंग्रेज नहीं होते तो इतने बड़े बड़े बंदरगाह नहीं बनते। हमारा खुद का बंदरगाह तो आज़ादी के बाद बना, आज़ादी से थोड़ा सा पहले बना, लेकिन जो है जल रानी कहा जाता है उसको, तो जल रानी उद्योग हमारे तो बहुत डेवलप हुए। जहाज बनाना हम बहुत लेट सीखे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया था। कौन सिखाता हमें? हम जब भी कुछ करने का प्रयास करते, उस बात को औपनिवेशिक काल में यानी गुलामी के दौर में दबा दिया जाता था। यानी जिन लोगों ने गुलामी झेली है और आज़ादी का जो आज हम मजा ले रहे हैं, वो खून से सींची गई है, इसलिए इसको बर्बाद नहीं करना है आज़ादी को, समझे? अब जो बात हम कह रहे हैं उसको सुनना कि वो उनकी जो नीतियां होती थी, उनके जो नियम होते थे, वो बिल्कुल हमारे यानी भारत के खिलाफ होते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजों की नीति भारत विरोधी थी। वे अपने फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए? सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए भारत से कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन कर देते थे। मैंने आपको समझाया, यहाँ का जो कच्चा माल है, क्या है भाई? कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल सीधा सीधा कहाँ चला गया? देखिए आप, सीधा सीधा जो है इस जगह चला गया ब्रिटेन में, है ना? ब्रिटेन करते थे तथा वहां से वही चीज वापस बन के आती थी, मतलब वो चीज निर्मित हो जाती थी वहां से, और उसी को भारत लाकर बेचते थे। कितनी विडंबना की बात है, कितनी दुख की बात है कि वहां जो चीज बन रही है वो हमारे ही देश की है और हमें लाके डबल दामों में बेचा जा रहा है। यानी किसान के खेत में मूंग हो रहे हैं, आज भी ये चीज होती है, अधिकतर देश के अंदर होती है, पहले बाहर होती थी। किसान के खेत में मूंग होते हैं, सस्ते दामों में खरीदा जाता है, उसकी दाल बनाई जाती है और फिर उसे उचित दामों में बेचा जाता है, मॉडिफाई करके, है ना? तो ये चीज होती है आज भी। अपवाद स्वरूप अंग्रेजों के द्वारा 2 प्रकार के उद्योगों को भारत में प्रोत्साहित किया गया। यह अपवाद स्वरूप क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि वो नहीं चाहते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत औद्योगिक राष्ट्र बने। औद्योगिक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको, औद्योगिक राष्ट्र बने। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि कोई भी राष्ट्र अगर औद्योगिक राष्ट्र बन जाता है तो उसका लेवल एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जो भी जितने भी विकसित देश हैं वो आज औद्योगिक राष्ट्र हैं, क्योंकि उद्योगों से ही कोई देश आगे जा पाता है, क्योंकि सबसे कीमती चीजें होती है खनिज, और जहां मिलते हैं वहीं उद्योग होंगे। जैसे जर्मनी के पास रूहर कोयला क्षेत्र है, इसलिए जर्मनी है, समझ गए ना? तो ये चीजें होना जरूरी है। तो प्रोत्साहित किया, 2 प्रकार के उद्योग उन्होंने, उनकी मजबूरी थी, उनको यहाँ लगाने पड़े। वो 2 प्रकार के कौन से थे? एक तो वो माल जो खराब हो जाता था बाहर भेजने से, उनकी मजबूरी यहाँ ही लगाना था। एक वो जो सस्ता बिकता था और डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, वो उद्योग उनको यहाँ लगाने पड़े। देखो सब कुछ अंग्रेज कर रहे थे यहाँ।
वैसे उद्योग जिनके कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाना लाभकारी नहीं था। उन्हें लग गया कि उद्योग, ऐसे उद्योग जहां का माल बाहर ले जाना कतई ही सही नहीं है, माल को ब्रिटेन ले जाना मुश्किल है। और ऐसा उद्योग था चीनी का उद्योग, यानी गन्ने को बाहर नहीं ले जा सकता था। गन्ने को क्या है, बाहर ले जाते तो सूख जाता रास्ते में, तो क्या चीनी बना के यहाँ आ जाती? नहीं आती। गुड़ आ जाता वहां से यहाँ? बिल्कुल भी नहीं आता। तो ऐसे उद्योग हैं। दूसरा, वैसे उद्योग जिसकी मांग भारतीय बाजार में अत्यधिक थी और ब्रिटिश कारखाना आपूर्ति करने में असमर्थ था। यानी ऐसे उद्योग, ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा है और अंग्रेज जो है वो समर्थ नहीं है उस पूर्ति को करने में, वो उद्योग भी वहाँ लगाए जाते हैं। यथा सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग आदि हैं। तो सूती वस्त्र के जो उद्योग है, ऊनी वस्त्र के जो उद्योग है, सीमेंट के जो उद्योग है, कागज के जो उद्योग है, वो सब उनको यहीं लगाने पड़े, क्योंकि ये वे उद्योग है जिसकी डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनकी मजबूरी थी। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से उद्योग लगा दिए उन्होंने जो लगाने चाहिए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिणी पूर्व एशिया की ब्रिटिश मुजीब में पलायन की प्रवृत्ति आई। उसका रुख भारत की ओर करने के लिए अंग्रेजों ने 1923 में औद्योगिक नीति बनाई। इसको पक्का याद रखें आप। हमारे सामने एक सन आया है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले भारत की औद्योगिक नीति कब बनी? अंग्रेजों के समय ही बन गई थी। भारतीयों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी कि तुम रोज चिल्लाते रहते हो, ये लो तुम्हें उद्योग बनाना सिखाते हैं। क्या बनाना सिखाते हैं? आपको उद्योग लगाना सिखाते हैं। क्या लगाना सिखाते हैं? आपको उद्योग लगाना सिखाते हैं। कब की बात है? 1923 की। 1923 में भारत की आज़ादी की पहले की एक उद्योगों से संबंधित नियम और मेथड कानून लॉ वाली एक नीति बनी जिसमें भारतीय उद्योगों की बात की गई और इस नीति के तहत काम होने लगा। क्या होने लगा? काम होने लगा। इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय उद्योगों पर पड़ा। ये भारत के लिए सकारात्मक रही, यानी इसका अच्छा रिजल्ट मिला, सकारात्मक। भारतीय लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमारे उद्योगों का माल आप बाहर ले जाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको अंग्रेजों, हमारा माल ले जाते हो, हमें बेच देते हो, बिल्कुल दया नहीं आती आपको। अंग्रेजों को दया नहीं आती थी ना, प्रार्थना पत्र से मानते, इसीलिए सनी देओल उस मूवी में ठीक कहता है। बाद में क्या हुआ कि भारत के अंदर दो गुट बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल वाले अंग्रेजों को पीटना पसंद करते थे, नरम दल वाले अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र देते, प्यारे अंग्रेजों आप चले जाइए, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, नहीं तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, भूखे बैठे रहेंगे। इसलिए उस मूवी में कहा गया है सनी देओल के द्वारा कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी जानते हैं और महात्मा गांधी को भी जानते हैं। पहले महात्मा गांधी की तरह बड़े प्यार से समझाते हैं और फिर चंद्रशेखर आज़ाद की तरह हम हथियार से भी समझाते हैं। जो हथियार से समझाते थे वो गरम दल के लोग थे, जो प्यार से समझाते थे वो नरम दल के लोग थे। इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि गरम दल वालों ने काफ़ी क्रांतिकारी चेंजिंग लाए और अंग्रेजों में इससे डर बैठ गया था और औद्योगिक नीति जैसी नीतियां बनने लगी। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आ रही है कि भारत में आज़ादी से पूर्व, देखो ध्यान से समझो इस हेडिंग को, स्वतंत्रता से पूर्व यानी आज़ादी से पहले भारत में काफ़ी उद्योग स्थापित हो गए थे। काफ़ी नहीं, सिर्फ 7 या 8, कितने हो गए थे? 7 या 8 उद्योग स्थापित हो गए और उनको हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनको हम क्या करेंगे? याद करते हुए। लोहा बोलते ही कुल्टी याद आ जाना चाहिए, लोहा बोलते ही पश्चिम बंगाल का कुल्टी याद आ जाना चाहिए। पहला पॉइंट तो हम ये याद कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने लोहे इस्पात का जो कारखाना है, लोहा इस्पात जो कारखाना है वो भारत में ये पहला कारखाना अंग्रेजों ने ही लगाया और ये लगाया कई असफल एवं सीमित प्रयासों के बाद। मुझे बताओ कि अंग्रेज किसी काम को करते थे और उद्योग लगाते थे, जिनका काम उद्योग लगाना ही था, उनके हाथ से कोई उद्योग असफल हो सकता है क्या? वो चाहते नहीं थे सफल हो, इसलिए पहले कई बार उन्होंने लगाए, वो असफल हो गए। सीमित प्रयासों के बाद भी 1974 में कुल्टी में पहला व्यवस्थित इस्पात केंद्र स्थापित हो गया। यानी ये सन आपको याद रखना है 1874 में। कब की बात कर रहे हैं? 1874 में, 1874 में पहला लोहे से संबंधित, जिसे हम लोहा इस्पात कारखाना कहेंगे, ये वर्तमान में भी कार्यरत है। तो आपको लोहे का पहला कारखाना यहाँ तक याद रखना है। अब हम शुरुआत कर चुके हैं, अब हम बिगुल बजा चुके हैं कि कारखानों को यानी कि उद्योगों को ही उद्योगों को हम याद करने वाले हैं। इसलिए मेरे साथ का साथ याद करना चाहिए। जैसे ही चैप्टर खत्म, आपका भी चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, सब कुछ याद हो जाना चाहिए इस चैप्टर में जितने भी लेक्चर आ रहे हैं।
1874 में पश्चिम बंगाल में एक जगह है कुल्टी। कौन सी जगह है? कुल्टी। 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में पहला लोहा इस्पात का कारखाना लगाया गया। इससे पहले पता नहीं कितने लगाए, वो सारे असफल रहे। लोहा इस्पात आपको याद हो जाना चाहिए। फिर आता है एल्यूमिनियम उद्योग। 1837 की बात है, जगह है जेके नगर पश्चिम बंगाल में। यहाँ एल्यूमिनियम का पहला उद्योग लगाया गया, यानी एल्यूमिनियम की बात ही उन्होंने पहली बार 1837 में की। 1837 में एल्यूमिनियम का उद्योग लगाया गया। ये जेके नगर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? जेके नगर में लगाया गया। ये भी पश्चिम बंगाल में है। और ये कुल्टी आप लिख लेना, ये भी पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में है, तो आप लिख लेना साइड में इसको। तो अब तक हमने दो पढ़े हैं, पहला लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा एल्यूमिनियम। पहले का सन 1874 कुल्टी पश्चिम बंगाल, दूसरे का सन 1837 जेके नगर पश्चिम बंगाल, दोनों ही पश्चिम बंगाल में है। तीसरे उद्योग की बात करें तो सीमेंट का उद्योग उन्होंने लगाया, और ये 1904 में लगाया चेन्नई में। यानी सीमेंट से संबंधित उद्योग जो है, यानी पहला सीमेंट उद्योग जो अंग्रेजों ने है वो चेन्नई में लगाया और 1904 में लगाया। कब लगाया? 1904 में। यानी कि 1874 याद करो कौन सा, 1837 याद करो कौन सा, 1904 याद करो कौन सा। तीन उद्योगों की बात हम कर चुके हैं, लोहा कुल्टी पश्चिम बंगाल, एल्यूमिनियम जेके नगर पश्चिम बंगाल, और अगर हम लास्ट वाली सीमेंट की बात करें तो चेन्नई याद रखना है। क्या याद रखना है? चेन्नई। तीन उद्योग आपको यहां तक याद हो जाना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल गूंगे की तरह है ना, भोला डाला सा बैठा रहे। तीन हम याद कर चुके। चौथा, रासायनिक उर्वरकों से संबंधित उद्योग जो है उसकी शुरुआत जो है भारत में, रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत रानीपेट स्थान से हुई। कहां से हुई? रानीपेट पड़ता है तमिलनाडु में, और 1906 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1906 में पहली बार उर्वरक से संबंधित उद्योग लगाया गया है। किससे संबंधित? उर्वरक से संबंधित। रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना की गई है। किसकी की गई है? सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना। तो हमने पहले कौन सा पढ़ा? लोहा इस्पात। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? याद कीजिए आप। लोहे के तुरंत बाद हमने एक उद्योग पढ़ा था, एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा पढ़ा था? एल्यूमिनियम के तुरंत बाद हमने पढ़ी थी सीमेंट। क्या पढ़ी थी? और सीमेंट के बाद हम देख रहे हैं रासायनिक। ये चारों आपको याद हो जाना चाहिए, इनके सन एक बार दोहराइए आप। जहाजरानी उद्योग, ये 1941 में विशाखापट्टनम में पहला जहाजरानी उद्योग लगाया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से। अब आप सोचो 1941 में जाते जाते, यानी कि 1941 में जाते जाते हम क्या लगा रहे हैं? जहाज बनाने का उद्योग लगा रहे हैं। जबकि भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, जब एक चीज पढ़ते हैं कि भारत में जब भारत की खोज हुई, जब वास्को डिगामा आया था मई की उस चिलचिलाती धूप में केरल के कालीकट बंदरगाह से, जैसे ही वो भारत में घुसता है, जुमेरियन उसका स्वागत करता है, लेकिन वो नाव के माध्यम से आता है, पानी के माध्यम से आता है, तो कैसे न कैसे तो आया होगा। नावें जब इतने पहले समय से बन चुकी थी, तो भारत में नाव बनाने का कारखाना 1941 में क्यों लगा? बड़ा दुख होता है, बहुत दर्द होता है जब ऐसी चीजों को हम जब पढ़ते हैं, जब हमें साफ साफ झलकता है कि कितना शोषण हुआ है इस देश का। जिस देश में जहाजें शुरू से ही चलाई जा रही है, वो देश जहाज का कारखाना 1941 में लगा रहा है, विशाखापट्टनम में लगा रहा है। ये भारत का पहला शिपयार्ड है, पहली बार यहां कारखाना लगाया गया है। तो ये चीज आप स्टार करके याद कर ले और एग्जाम में लिख के आए। कागज उद्योग की अगर बात करें तो भारत में प्रथम कागज मिल की स्थापना, यानी भारत जो देश है उसमें सबसे पहले कागज की जो मिल बनी वो पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में की गई। किस में की गई? कागज के बारे में, जो कागज बनाने का कार्य है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। एल्यूमिनियम का काम भी पश्चिम बंगाल में हुआ, जेके नगर में। लोहा इस्पात का काम भी पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि अंग्रेज सबसे ज्यादा कहाँ रहे? बंगाल में रहे। उन्होंने टुकड़े किसके कर दिए? 1905-6 के आसपास बंगाल का उन्होंने विभाजन कर दिया। उसका विलियम फोर्ट जो बड़ा दुर्ग यानी किला और महल बने हुए, वो भी कहाँ है? बंगाल के कलकत्ता में बने हुए। अंग्रेज डरते किससे थे? पंजाब से। ऐसा राज्य जो कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा ही नहीं, राजस्थान है ना। तो राजस्थान में अंग्रेज ज्यादा राजस्थान को गुलाम नहीं बना पाए। लेकिन पढ़ते हम ऐसे ही हैं
कि भारत पूरा ही अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन राजस्थान अंग्रेजों का ना कभी गुलाम था और ना कोई इसको आसार लगे कि ये कभी गुलाम होगा, क्योंकि ये राजा महाराजों और क्षत्रियों का क्षेत्र रहा है। अंग्रेज डरते थे, ऐसे ही पंजाब से डरते थे। अंग्रेज घूमते थे अधिकतर बंगाल की तरफ, उस क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र है उस तरफ ज़्यादा उन्हीं तरफ घुमा करते थे। तो अंग्रेजों में बड़ा दिमाग होता था, उस जगह नहीं जाते जहाँ से वो डरते थे। इसके बाद 1879 में लखनऊ में स्थापित किया गया, ये बंद हो चुका है। लखनऊ वाला जो 1879 में लगा ये बंद हो चुका है। और पहला कब लगा है? पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में। लेकिन एक वर्तमान में भी चल रहा है जो उसी समय 1881 में लगा, टीटागढ़। कौन सा लगा? टीटागढ़ में स्थापित किया गया और जो वर्तमान में भी कार्यरत है। तो आपने ये देखा कि जो उद्योग लगाए गए, लोहा से लेकर, आयरन से लेकर, सीमेंट से लेकर, इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से लेकर, जहाज रानी से संबंधित लेकर, कागजों से लेकर, ये जितने भी उद्योग हम देख रहे हैं ये आज़ादी से पहले के हैं, इसलिए ये पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आज़ादी के पहले भी कब लगे? जब हम आज़ादी के बिल्कुल पास पहुंच रहे थे, जब अंग्रेजों को ऐसा लग गया कि 1857 की क्रांति जैसी क्रांतियां हो चुकी है, मंगल पांडे जैसे लोग धड़ाम गोली मार देते हैं, इसलिए लोग डरने लगे। क्या अंग्रेज क्या है? डरने लगे, और डर के मारे वो उद्योग धीरे धीरे खोलने लगे और एक औद्योगिक नीति भी बनाई जिसका सन आपको याद रखना है 1923। तो ये सब कुछ अंग्रेजों ने किया, जो कि बड़ी विडंबना की बात है। उद्योग लगाना क्या विडंबना की बात है? लेकिन उद्योगों को लेट लगाना विडंबना की बात है, बहुत पहले लगा देना चाहिए था। सूती वस्त्र जो भारत का महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है, कपास से सूती वस्त्र तैयार होते हैं। ये देखो ये बन रहे हैं यहाँ पे, ये उद्योग तो बहुत पहले लग जाना चाहिए। देखो जूट उद्योग, बोरी जानते हो, कट्टा टाइप धुंधले से कलर की होती है, वो जूट होती है। ऊनी वस्त्र, भेड़ देखो भारत में कितनी होती है, ये भी लेट लगा, तो इसको हम देखते हैं। सूती वस्त्र की बात करें तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। आप देख रहे हैं कि सारी चीजें पश्चिम बंगाल से आ रही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बंगाल में थे मेरे लाडले, इससे बाहर नहीं जाते थे, बहुत डरते थे। इसके तो टुकड़े कर दिए बंगाल के, तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए बेचारे, बंगाल की हालत खराब कर दी थी उन्होंने। 1818 में एक जगह है फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, वहां पहली सूती वस्त्र की मिल लगाएगी जो असफल रही। वो असफल कर देते जानबूझ के, सफल नहीं होने देते, ठीक है। लेकिन 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र की मिल लगी। अब देखो कपास भारत में उस समय बहुत ज्यादा होने लग गई थी। 1818 के बाद दोबारा प्रयास कब कर रहे? 1818 के बाद 1854 में जाके लगभग 30-32 साल के बाद ये वापस प्रयास कर रहे। देखिए कितने दुख की बात है, जब जाके लगी। तो सूती वस्त्र का आपको सही सफल याद रखना है 1854, ठीक है। कवासी डाबर के द्वारा की गई। ये एक व्यक्ति थे कवासी डाबर, जो पूछे जाते हैं सबसे पहली सूती वस्त्र मिल लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? कवासी डाबर। आप सोच रहे हैं फिर ये पहले क्यों नहीं लगा सकते? पहले अंग्रेजों ने परमिशन नहीं दिया था और पहले किसी ने प्रयास किया, वो असफल हो गई। जूट उद्योग, अब हम क्या देख रहे हैं? जूट उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1855 में हो गई थी, यानी जूट वस्त्र जो उद्योग है उसकी शुरुआत 1855 में ही हो गई थी। कब हो गई थी? 1855 में कोलकाता के पास की गई थी। जूट मैंने बताया आपको क्या होती है, इसका आपको गांव याद रखना है, ये जगह याद रखना है, रीसड़ा। कौन सा याद रखना है? रीसड़ा। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र भारत में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 आपको याद रखना है, कानपुर में। इसे लाल इमली के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि लाल इमली के नाम से किस मिल को जाना जाता है, तो आपको उसका उत्तर करना है। जब आप IAS बनने जाओ तब क्या लिखोगे? ऊनी वस्त्र उद्योग। और मैं तो ये कहता हूँ आप जब IAS की तैयारी करोगे या कोई भी भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे और जब भूगोल को उठा के आप देखेंगे तो सिर्फ लर्न एंड शेयर दिखेगा आपको कि ये भी पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है। इतनी मस्त तरीके से एक लेवल वाला हम लेक्चर लेके चल रहे हैं, तो शानदार तरीके से सबको क्या करना है? मेहनत करना है, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हम। तो एक एक चीज को देखा, समझा और आगे की अगर बात करें तो शानदार वाले लेक्चर में हम मिलेंगे। आज हमने जो आपको पढ़ाया है वो एक तो वो था कि उद्योगों के प्रकार जो है, उत्पाद, प्रकृति और गुणों के आधार पर चीज़ें हमने देखी थी, जो उस वाली किताब में भी थी, वो मैंने फास्टली लिया थोड़ा। उसके बाद मोस्टली हमने बात की कि आज़ादी से पहले जो उद्योग है उनकी क्या हालत थी,
बड़ी दयनीय थी और बहुत कम थे। जितने भी थे हमने याद कर लिए। मोस्टली पश्चिम बंगाल में है, आपको ये याद रखना है। सन आपको याद रखना है। जेके नगर में कौन सा था, कुल्टी में कौन सा था, रीसड़ा में कौन सा था, ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है और कम्युनिटी पोस्ट पे आजकल आपका टाइम टेबल भी आता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।